तो राजस्थान वाला पार्ट अपन देखेंगे। ठीक है। और राजस्थान वाले पार्ट में भी जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है आपकी, यानी राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में हमें क्या है चर्चा करनी है आज की क्लास में। ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान के भूगोल में कि जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है वो किस राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। अब ध्यान देना, राजस्थान के सामान्य परिचय की जब आप बात करते हैं तो राजस्थान के सामान्य परिचय में एक तो आप देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, स्थिति एवं विस्तार है उसके ऊपर चर्चा होगी। जब राजस्थान की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप सब टॉपिक या इसको भी एक अन्य विभाजन करके आप देखेंगे। इसमें चार वर्गीकरण आप देखेंगे। एक तो गोलार्ध के आधार पर, गोलार्ध के आधार पर। दूसरा जो इसमें स्थिति को देखेंगे वो दिशा के आधार पर। तीसरे नंबर पे आप कोण के आधार पर देखेंगे कि कोण के आधार पर राजस्थान की स्थिति है वो क्या है। और चौथा है वो चतुर्थांश के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? चतुर्थांश। कहने का अर्थ है कि राजस्थान की जब स्थिति को देखोगे तो उनके चार अलग अलग पहलू हैं, जिसमें एक गोलार्ध के आधार पर, एक आप दिशा के आधार पर, एक कोण के आधार पर और एक चतुर्थांश के आधार पर। ये जो है आपके दिशा, कोण और चतुर्थांश, इनको आप तीन स्तर पर देखेंगे। जब राजस्थान की स्थिति को आप देखेंगे तो पहला तो आता है कि भाई विश्व के मानचित्र में जो राजस्थान है वो आपके कौन सी दिशा में है, कौन से कोण में है या कौन से चतुर्थांश में है। तो एक तो आप देखेंगे विश्व के मानचित्र के आधार पर, विश्व मानचित्र में। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, क्योंकि भारत की अगर बात करते हैं तो आप जब महाद्वीपों की बात करते हैं तो आपके जो सात महाद्वीप है उसमें एक जो महाद्वीप आपका कौन सा, एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप में आपका भारत है और इसी भारत के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। तो फिर दूसरा जो इसमें जो विभाजन आप जो देखेंगे इसमें वो क्या है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में भारत के अंतर, भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है? तो कहने का अर्थ है कि गोलार्ध के आधार पर तो आप स्थान विशेष में आप विभाजन नहीं कर सकते। गोलार्ध पृथ्वी को, मतलब गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा भाग। तो आप भारत को गोला नहीं बना सकते, आप महाद्वीप को गोला नहीं बना सकते। गोला क्या है? आपकी पृथ्वी है। बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि भाई जो गोलार्ध है इसका अर्थ क्या होता है, कितने गोलार्ध होते हैं, किन किन आधारों पर हम इनका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद में जब विस्तार की अगर बात करेंगे तो विस्तार को भी आप दो भागों में बांट कर देखेंगे। विस्तार की जब बात करेंगे, एक तो आप कहेंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर। एक विभाजन तो है अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर। देशांतर के आधार पर आप देखेंगे विभाजन। एक आप देखेंगे लंबाई व चौड़ाई के आधार पर, लंबाई एवं चौड़ाई, या आप कह सकते हो दूरी के आधार पर। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण क्या है, या पूर्व से पश्चिम क्या है, सबसे उत्तरी छोर क्या है, सबसे दक्षिणी छोर क्या है, सबसे पश्चिमी छोर क्या है, सबसे पूर्वी छोर क्या है। वो सारा का सारा आप किसके अंतर्गत देखेंगे? जो विस्तार वाला जो पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य परिचय है इसमें आप देखेंगे जो क्षेत्रफल क्या है राजस्थान का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, और विश्व में जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के पास है, या फिर हम कहेंगे कि भारत के पास जो टोटल जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत है जो राजस्थान के पास है, उसके बारे में देखेंगे। तो परिचय में तो आप ये देखेंगे। ठीक है। उसी के साथ सामान्य परिचय में जो सीमा है, जो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो सीमा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और राजस्थान की सीमा भी आपको पता है कि दो भागों में देखते हैं। एक हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान कहाँ पर, पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाते हैं। तो दो देशों के बीच में जो सीमा लगती है उसे आप क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दो राज्यों के बीच में जो सीमा लगती है उसे आप क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो जो सीमा का जो वर्गीकरण आप देखेंगे तो इसको भी आप दो आधार पर देखेंगे। इसको भी एक तो आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा है जो आपकी अंतर्राज्यीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसके बारे में देखेंगे। कहने का अर्थ है जो राज्य हैं, कितने राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगेगी, किस राज्य के कौन से जिले लगेंगे, किस राज्य के साथ में राजस्थान के कौन से जिले लगेंगे, कितनी लंबाई है, सबसे लंबी सीमा है कौन सा राज्य लगाता है, सबसे छोटी सीमा है वो कौन सा राज्य लगाता है, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो सारी की सारी क्या देखेंगे आप यहाँ पर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जैसे आप कहते हैं रेड क्लिफ रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। अब उसमें भी हम एक विभाजन और देखते हैं, क्योंकि भारत की जो हम मैकमोहन सॉरी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर। बहुत सारी किताबें हैं राजस्थान की 3310 किलोमीटर भी लिख देती हैं, लेकिन एवरेज जो आपके राजस्थान का पब्लिकेशन अगर हम हटा देते हैं, इंडियन पब्लिकेशन पे जाते हैं तो आपको 3323 किलोमीटर दिखती है। उस 3323 किलोमीटर में 1070 किलोमीटर लंबाई है वो केवल और केवल किसके पास है? राजस्थान के पास है। तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि उस लंबाई का कितना प्रतिशत लगता है, या फिर राजस्थान की कुल लंबाई है 5920 है, उसका जो 1070 जो किलोमीटर है वो कितना प्रतिशत है। तो सारे के सारे जो पहलू हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सारे के सारे हमें कहां देखने, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो विभाजन आपका देखने को मिलेगा वो क्या है?
राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। और आपको पता है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जब आप बात करते हैं तो इनका भी वर्गीकरण आप मुख्य रूप से कितने, 4 भागों में, ठीक है। एक तो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, और आपको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको भी आप 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो शुष्क और एक आपका कौन सा, अर्ध शुष्क वाला, अर्ध शुष्क वाला, जिसमें अर्ध शुष्क में आप घग्गर का जो मैदान है वो आप देखते हैं, वहीं पर आप शेखावाटी निम्न भूमि का जो क्षेत्र है वो देखेंगे, वहीं पर नागौरी उच्च भूमि का जो क्षेत्र है वो आप इसमें पढ़ेंगे, और एक गोडवाड़ प्रदेश या आप कहें लूणी बेसिन है वो आप देखते हैं किसमें, अर्ध शुष्क में। उसके अलावा एक विभाजन आपको देखता है किसको, अरावली का। एक विभाजन आपको दिखेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और एक विभाजन आपको जो देखने को मिलेगा वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। इसके बाद में जो आपके जो टॉपिक है उसमें आप यहाँ तक का जो सीक्वेंस होता है आपका सीक्वेंस में चलना पड़ता है। उसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं आप पहले नदियों को ले सकते हैं कोई, या फिर पहले आप जलवायु पढ़ सकते हैं, या पहले आप मृदा पढ़ सकते हैं, या पहले आप प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उसको पढ़ सकते हैं, या राजस्थान के जो वन्य जीव हैं या अभ्यारण्य हैं या राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ सकते हैं। उनका सीक्वेंस मायने नहीं करता है, उनको आप पहले कोई भी टॉपिक आपकी जो पसंद का है कहीं कि सर इस बार पहले ये टॉपिक करवा दो, उसमें कोई अपने को आपत्ति नहीं होती, लेकिन इतना सीक्वेंस है हमें क्रमबद्धता के साथ में क्या है पढ़ना ही होता है, ठीक है। अब दूसरी बात जो है क्लास में ये है कि भाई अब 2 प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। एक तो है कि सर तथ्यात्मक जानकारी हमें दे दीजिए, तथ्यात्मक जानकारी है वो हमें वो लिखवा दीजिए और हम क्या करें घर जाके इनको रट लें, पढ़ लें। दूसरा ये हो सकता है कि सर हमें समझ विकसित है हमारी, वो कर दीजिए, जो समझ है वो क्या कर दीजिए, विकसित कर दीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना है, कैसे लिंक करना है हमें चीज़ों को, कैसे हम कोई भी तथ्य को बहुत लंबे समय तक क्या है माइंड में स्टोर कर सकें। अब वो दोनों के दोनों क्या है आप पे डिपेंड है, या तो आप चलें तथ्यात्मक जानकारी के हिसाब से अपन जल्दी से क्या है सिलेबस पूरा कर लें। दूसरा है कि हम समझें, एक एक शब्द को समझें। एक शब्द है जैसे गोलार्ध भी है, तो गोलार्ध का अर्थ क्या होता है, क्यों इसे गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखा है, उसका उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। एक तो हम सीधा लिखते हैं कि भारत कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, भारत का ही भाग क्या है, राजस्थान है, वो कहाँ, उत्तरी गोलार्ध का। एक तो ये तथ्यात्मक जानकारी है। एक है कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है, क्या वजह है, उनको हम समझते हुए चलें। वो सारा का सारा डिपेंड करेगा। शुरुआती क्लास में हम समझ विकसित करेंगे, ठीक है। शुरुआती क्लास में थोड़ा सा हमारा जो कोर्स है थोड़ा सा स्लो चलेगा, उसमें हम एक एक पहले जो हमारा जो बेस है उसको हमें तैयार करना है, उसके बाद में हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। तो ये इतना पार्ट है वो तो सबसे पहले हमें देखना है। उसके आगे के जो पार्ट है जो आपके सिलेबस है उसमें दिया गया है, उसमें जैसे जलवायु का पार्ट आ जाएगा आपका, राजस्थान की जो आपकी अपवा तंत्र है, जो नदियां हैं वो आ जाएगा, राजस्थान की मिट्टियां आपकी शामिल हो जाएंगी, राजस्थान के वन्य जीव शामिल हो जाएंगे, वनस्पति है वो शामिल हो जाएगी, आपके उद्योग है राजस्थान के वो शामिल हो जाएंगे। राजस्थान के उद्योग के साथ साथ में जो खनिज संपदा है वो आपको पढ़ना है। खनिज संपदा के बाद में जो राजस्थान का जो परिवहन है और आपकी जनसंख्या है, ये सारा का सारा हमें क्या है राजस्थान के सिलेबस में देखना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। तो आज की जो हेडिंग है आपको डालनी है वो लिखिए राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। अब ध्यान देना, राजस्थान का जो सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ही जो टॉपिक होगा आपका सामान्य परिचय में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, ठीक है। स्थिति की जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे इसे 4 आधारों पर पर विभाजित विभाजित किया जाता है, 4 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहले सबसे पहले 4 आधार लिखेंगे आप। पहला आधार है आपका गोलार्ध के आधार पर, गोलार्ध के आधार पर। दूसरा जो आधार है आपका दिशा के आधार पर, आधार पर। तीसरा जो विभाजन है आपका कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और चौथा जो विभाजन है आपका वो है चतुर्थांश के आधार पर, चतुर्थांश के आधार पर। चौथा जो विभाजन है आपका चतुर्थांश के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, समझना है आपको, रटना नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक शब्द आया है, कौन सा, चतुर्थांश या आपका गोलार्ध। ध्यान देना, गोलार्ध की जब आप बात करते हैं तो इसके अर्थ की अगर बात करते हैं तो अर्थ क्या होता है, गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग। अब ध्यान देना, यहाँ पर गोले का जो संबंध है वो किससे लिया है,
पृथ्वी से। लेकिन वास्तव में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आसान सी भाषा में जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो गोले का जो संबंध आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसका संबंध किससे लिया? पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति अगर आपसे पूछ ली जाए कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति है वो क्या है? छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है, आप छठी क्लास से ज्योग्राफी आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। उस छठी क्लास की एनसीईआरटी में आप देखते हैं कि भाई पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है? अंडाकार। ये लिखा होता है। अंडाकार इसलिए लिखा होता है क्योंकि 6 क्लास के जो बच्चा होता है उसकी मानसिकता क्या होती है? इतनी होती है कि भाई वो समझ सके कि भाई अंडाकार शेप कैसी होती है। लेकिन वास्तविक स्थिति की अगर पृथ्वी की अगर बात करते हैं, वो कौन सी आपकी जियोइड आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? जियोइड आकृति। जियोइड आकृति वो होती है। जियोइड आकृति का मतलब है कि जो पृथ्वी की जो भारी सरफेस है उबड़-खाबड़ है, कहीं पर ऊंचाई ली है, कहीं पर गर्त है, कहीं पर आपके पर्वत देखने को मिलेंगे और हल्का सा ध्रुवों पे क्या है? हल्का सा चपटापन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना। कहने का अर्थ है कि जियोइड आकृति का उबड़-खाबड़, और यहाँ पर जो पृथ्वी की जो आकृति जो आप कहते हैं ना अंडाकार है, अंडाकार है। अंडाकार का अर्थ यहाँ पर समझना आप, जैसे आप कहेंगे ये तो आपका है सरफेस, ये क्या है आपका? ये जो ये तो क्या है? बिल्कुल गोलाकार। और अंडाकार शेप की अगर बात करेंगे तो हल्का सा जो आपका ये ऐसा वाला जो शेप है वो क्या होगा? आपका अंडाकार। ठीक है। समझने के लिए अपन पृथ्वी को गोल बनाकर ही समझेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति की अगर बात करें तो हल्की सी ध्रुवों पर चपटी है। इसको समझें एक बार। हमने कहा ध्रुवों पर हल्की चपटी है, तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी जो ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है वो उसके पीछे का रीजन क्या है? कारण क्या है? एक चीज तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि भाई भूमध्य रेखा। ठीक है। और जो ध्रुवों पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा, उत्तरी ध्रुव है। नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सा ध्रुव है? आपका दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आज तक रट्टालोजी कर रहे हैं, जो उनकी जो गलत फहमी है, जो वहम है, जो आप तथ्यात्मक जानकारी पढ़कर जो कहते हैं कि हम पेपर पास कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे जो वहम है वो आज निकल जाएंगे क्लास में। ठीक है। अब ध्यान देना, पहली बात तो क्या है कि भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। अब बात ये आती है कि ध्रुव पर हल्की चपटी क्यों है पृथ्वी? ध्यान देना, प्रारंभिक रूप में जब आप बिग बैंग सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व एक विस्फोट होता है। ठीक है। अपने को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस विस्फोट के दौरान अरबों अरब ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ था। उस अरबों अरब ब्रह्मांडों में असंख्य या अरबों अरब आकाशगंगा, और असंख्य आकाश गंगाओं में एक आकाशगंगा आपकी कौन सी? मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक है। उसी मंदाकिनी या मिल्की वे में एक तारा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ही अकेला अकेला तारा है, उसमें बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उसमें आपका जो सौर मंडल है उसका एक तारा कौन है? सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें एक ग्रह क्या है? आपका पृथ्वी। ध्यान देना, जब प्रारंभिक पृथ्वी की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे जो प्रारंभिक जो पृथ्वी है आपकी वो क्या थी? अग्निपिंड के रूप में थी। कैसी थी? अग्निपिंड। अग्निपिंड का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा आता है, लावा आता है, तो वो द्रव अवस्था में आता है या ठोस अवस्था में? या आप कह सकते हो सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है। मतलब हल्का सा चिपचिपा नहीं तो बिल्कुल ठोस होता है, नहीं बिल्कुल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो प्रारंभिक जो पृथ्वी थी, जो आपका जो लावा आपने देखा, सेम उसी पोजीशन में थी। कहने का अर्थ है अग्निपिंड के रूप में प्रारंभिक पृथ्वी थी वो कैसी? द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में थी? द्रव अवस्था में। आप सभी को यह भी पता है कि जो पृथ्वी की जो गति की जो बात करते हैं तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। ध्यान देना, समझना, मैं लिखने का समय दूंगा। अगर पृथ्वी की गतियों की अगर बात करें, अगर पृथ्वी की गतियों की अगर बात करते हैं तो आपको पता है पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक गति कौन सी आपकी? घूर्णन गति है। और एक गति कौन सी आपकी? परिक्रमण गति है। कौन सी है? परिक्रमण गति है। ठीक है। दोनों गतियों के डिफरेंस की अगर बात करते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है, आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मंदिर में आप माथा वाथा टेकते हैं, उसके बाद में जो मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जो बीच में जहाँ मूर्ति स्थापित होती है, आप उसके चारों ओर क्या करके आते हैं? चक्कर लगा के आते हैं। तो आप उसके चारों ओर चक्कर लगा के आ रहे हैं, तो आप घूर्णन करके आ रहे हैं या परिक्रमा करके आ रहे हैं? परिक्रमा। आप कहते हो ना कि भाई हम वृंदावन के 24 कोस की हमने परिक्रमा की, ये की, तो कहने का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट विशेष के चारों ओर आप क्या करके आ रहे हैं? चक्कर लगा के आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब पृथ्वी है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो वो क्या होती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति। एक होती है घूर्णन गति, यानी एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर घूमना है, वो क्या है? आपका घूर्णन गति। बचपन में आपने किया होगा, बचपन में हाथ दूर करके आप भी गोल गोल घूमे होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? घूर्णन कर रहे हैं। आज भी वर्तमान में आप देखें तो बहुत सारे जो जो व्यक्तित्व हैं जो क्या करते हैं, सुबह सुबह सूर्य में जल अर्पण करते हैं, उसके बाद में अपने स्थान पर गोल गोल घूम लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमकर आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो प्रतीकात्मक रूप से वो क्या करते हैं? वहीं पर घूम लेते हैं, कहते हैं कि भाई हमने क्या कर लिया? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगा ली। कहने का अर्थ है कि एक ही स्थान पर गोल गोल घूमना है, वो क्या है? आपकी घूर्णन गति। और किसी ऑब्जेक्ट यानी पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें, सूर्य के चारों ओर जो घूर्णन करती है, जो सॉरी परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। इसी घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कह देते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण गति। ध्यान से देखिए। अब ध्यान देना, जब पृथ्वी की घूर्णन गति की जब आप बात करोगे तो पृथ्वी है, हमेशा ध्यान रखना, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है? घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। आपको पता है कि पृथ्वी पर सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो पूर्व दिशा पहले सूर्य की ओर जाती है, पश्चिम दिशा बाद में। यानी समझना कि ये मेरा हाथ पश्चिम दिशा है और ये हाथ मेरा क्या है? पूर्व दिशा है। और इस साइड की जो सरफेस है या दीवार है, आप उसको क्या मान के चले? सूर्य की सरफेस है। अब पृथ्वी क्या है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर ऐसे घूर्णन करेगी, तो पहले मेरा हाथ कौन सा सूर्य की तरफ गया है? पूर्वी हिस्सा है जो सूर्य की तरफ है, पहले गया है, और घूम कर जो पश्चिमी भाग है वो बाद में सूर्य की ओर आएगा। और इसीलिए ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, तो सूर्योदय हमेशा कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। वैसे ही अपने जो प्लेनेट है, जो अपने जितने भी ग्रह हैं, उसमें दो ग्रह ऐसे हैं जिसमें एक तो शुक्र ग्रह है और एक आपका कौन सा है?
पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो इन दो ग्रहों में सूर्योदय हमेशा तरफ घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, वहां पर जो सूर्योदय होगा पश्चिम दिशा में, और जितने भी ग्रह हैं आपके पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करेंगे, उसमें सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है, आपके पूर्व दिशा में। अब ध्यान देना, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, समझना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो ये घूर्णन की गति क्या होगी आपके हिसाब से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा के आधार पर घूर्णन करेगी। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो क्या स्पीड मान के चलते हैं उनके। ध्यान देना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। कहने का अर्थ है जब बाइक पे चलते हैं या कार में आप चलते हैं 100-120 की स्पीड पे आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या स्पीड है, ठीक है। कहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कहाँ 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिली है। कहने का अर्थ है कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने से निकल गई, आपको दिखाई नहीं दी, बस आवाज सुन के निकल गई। आपको आवाज सुनाई दे रही कि हाँ कोई गया है, लेकिन वस्तु नहीं दिखाई दे रही। और उसी पृथ्वी के ऊपर आप रह रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि पृथ्वी इस गति से या इतनी स्पीड से गोल गोल घूम रही है, आपको नहीं। कारण क्या है, क्योंकि आपका जो साइज है पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटी है। जैसे एक फुटबॉल के ऊपर आपने एक चींटी को रख दिया और फुटबॉल को घुमा दिया आपने, तो चींटी को ये आभास भी नहीं होगा कि वो फुटबॉल घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उस फुटबॉल की तुलना में उस चींटी की साइज क्या है, बहुत छोटी है। तो सेम कहानी आपके साथ होती है, ठीक है। और जैसे बचपन में भी आपको लगा होगा कि जब भाई पृथ्वी है, जब घूर्णन कर रही है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि आप पृथ्वी के कौन से हिस्से में रह रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम पृथ्वी के कौन से भाग पर रह रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी है कि उसके ऊपर वाली सरफेस पे आप रह रहे हैं, या नीचे की तरफ आप लटक रहे हैं, या साइडों में रह रहे हैं, या कई विद्यार्थी महानुभाव है वो कहेंगे सर बिल खोद के अंदर रह रहे हैं। कहाँ पर, कौन से हिस्से में आप रह रहे हैं। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कौन से भाग पर आप रहते हैं, या जो जितने भी जीव जंतु हैं कौन से भाग पर हैं, उत्तर दक्षिण। ध्यान देना, इसको मानव की अगर बात करते हैं तो अंदर वाला जो बिल खोदने वाला कॉन्सेप्ट है उसको हटा दीजिए। उसके अलावा पृथ्वी की हर एक सरफेस पे क्या है, प्राणी जगत है वो रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी रह रहे हैं, नीचे की तरफ भी रह रहे हैं, इधर भी रह रहे हैं, इधर भी रह रहे हैं। आप कहेंगे सर नीचे वाले तो लटक जाएंगे नीचे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी है उसका स्वयं का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आप है पृथ्वी से क्या है, कहीं चले जाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर और यहाँ पर भी। कहने का अर्थ है पृथ्वी के हर एक सरफेस पे आपका जीवन है वो है संभव है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आप क्या है, इसे बंधे हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, जब पृथ्वी जब घूर्णन करती है कोई भी, तो इस पृथ्वी के ऊपर दो बल कार्यरत होते हैं। एक तो अपकेंद्रीय बल होता है, कौन सा होता है आपका, अपकेंद्रीय बल होता है। और एक बल जो कार्यरत होता है वो कौन सा, अभिकेंद्रीय बल होता है। कौन सा, अभिकेंद्रीय बल है वो कार्यरत होता है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब केंद्र की ओर, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। अब एक चीज बताना, देखो सब चीजें आपको पता होती है, बस आपका दिमाग है उस दिशा में लगता नहीं है। अभी हमने कहा पीछे वाले वीडियो इसमें स्लाइड में हमने देखा, पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा कि भाई जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुव पे चपटी है। अब कारण है, अब ध्यान देना, मैंने एक चीज तो बताई कि पृथ्वी अपनी दिशा, अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से किधर, पूर्व दिशा में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में क्या कर रही है, घूमते हैं। तो आपके हाथ है आपके अंदर की ओर आने का प्रयास करते हैं, बाहर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, बाहर। क्योंकि आप जब भी देखेंगे आपके आगे का जो भाग है वो भारीपन हो जाता है, क्योंकि ब्लड है वो बाहर जाके जो लास्ट वाला जो पार्ट है वहां पर क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब भी आप देखेंगे, या फिर आप देखिए कि पत्थर लीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए रस्सी से बांधकर, जैसे ही उस पत्थर को आप रस्सी को जब छोड़ते हैं तो पत्थर आपकी ओर आता है, बाहर की ओर चला जाता है, बाहर की ओर। अब एक बात बताना, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी के अक्ष पर दो बल कार्यरत होंगे। जो पृथ्वी के केंद्र से जो बीच का जो भाग होगा ना, वो क्या है, बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा, केंद्र से बाहर की ओर। इसी बल को आप क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। और वहीं पर ध्यान रखना, जब भी आप घूर्णन करते हैं तो आपका सर है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ दबता है। सवाल की बात है, अगर कोई भी आप गुब्बारा लीजिए, बलून लीजिए, उसका बीच का भाग है आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो ऊपर और नीचे का भाग क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार जब पृथ्वी घूर्णन करती है, जो ध्रुवीय भाग होते हैं, यहाँ से जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय, यानी केंद्र की ओर बल लगता है। किधर लगता है, केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। और जो बीच का जो भाग होता है, जो विषुवत रेखीय भाग होता है, या आप कहें भूमध्य रेखीय भाग होता है, ये क्या है, बाहर की ओर जाने का प्रयास करता है। और यही एक कारण है कि जो पृथ्वी जो मध्यवर्ती जो भाग है वहां से तो हल्की सी क्या होगी, बाहर की तरफ उभार ले लिया, और उत्तर और दक्षिण का जो भाग है या ध्रुवीय भाग है वहां से हल्की सी क्या होगी, अंदर की तरफ दब गई। और इसी कारण से जो आपकी जो आकृति है वो हल्की सी कैसी है, अंडाकार है। ज्योइड आकृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा नहीं है बिल्कुल एक मैदानी भाग है, कहीं पर आप जाएंगे तो कहीं पर पहाड़ भी मिलेगा, कहीं पर आपको मैदान मिलेंगे, कहीं पर आपको पठार मिलेंगे। तो सरफेस एक जैसी है कि अपने पृथ्वी की। तो कहने का अर्थ है कि ज्योइड आकृति है वो ऐसी होगी कि कहीं पर तो आपको पर्वत देखने को मिलेगा, कहीं गर्त देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो आकृति है, जो उबड़ खाबड़ जो आकृति है, इस प्रकार से यही क्या है, पृथ्वी की क्या कहलाती है, ज्योइड आकृति कहलाती है। अब ध्यान देना, हमने कहा वास्तविक आकृति पृथ्वी की कैसी है, ज्योइड। लेकिन हम पृथ्वी को गोल मानकर ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से क्या है, आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसी उबड़ खाबड़ आकृति बनाकर इसमें हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और समझने में भी थोड़ी सी क्या है, कठिनाई आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, गोलार्ध का अर्थ यहाँ पर गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग यहाँ पर, गोले का अर्थ है आपका पृथ्वी, ठीक है। गोले का आधा भाग का अर्थ यहाँ पर किससे है, पृथ्वी से है। अब ध्यान देना, अब जैसे पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा ये पृथ्वी है, ठीक है। मैंने पहले बताया अध्ययन की दृष्टि से हम गोल बनाकर ही इसको देखेंगे। और इसी पृथ्वी में अगर हम बात करें, अगर इस पृथ्वी को मेरे को दो बराबर भागों में बांटना है,
दो बराबर भागों में बांटना है और मेरे को ये कहना है कि भाई जो दिशा मेरे को रखनी है वो क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। आपको पता है दिशाओं की जब आप बात करते हैं, जब भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर आता है दिशा परीक्षण आपका आता है। तो उस दिशा परीक्षण में जो भी क्वेश्चन होता है आप मन मर्जी से उत्तर दक्षिण दिशा बना लेते हैं या उसका एक पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने कहा कि भाई राम है दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला तो आपने कोई भी दिशा दक्षिण बना दी और उसमें चला दिया, हमेशा गलत होगा आंसर, कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना दिशाओं का जो पैटर्न होता है आपको सबको पता है कि ऊपर की तरफ हम कौन सी दिशा रखते हैं, उत्तर दिशा, नीचे की तरफ आपकी दक्षिण, और इस दिशा में आप कहेंगे पूर्व, और ये दिशा कौन सी आपकी पश्चिम दिशा होती है, ये दिशा कौन सी आपकी पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, अब एक बात बताना, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर आप ही देंगे। अब मेरे को इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना है, बस शर्त एक है कि मेरे को उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटना है। तो मैं सीधी रेखा ऐसे खींचूं या ऐसे खींचूं। ध्यान रखना जो खड़ी रेखा होती है उनको आप बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी को आप बोलते हैं लंबवत रेखा, क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा। जो आपकी पड़ी हुई रेखा होती है इनको आप बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, अब मेरे को पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना है। अब मैं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूं या क्षैतिज रेखा खींचूं, क्षैतिज, और कहाँ खींचूं, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य से खींचना होगा मेरे को। तो आप कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, इसके बिल्कुल मध्य से आप एक रेखा खींच दीजिए और इसमें लगभग दो बराबर भाग हमें प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर का भाग होगा वो उत्तर दिशा है, इधर का भाग ये क्या है आपका उत्तर दिशा है, नीचे का जो भाग है ये आपकी कौन सी है, दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, और जो बीच में जो आपने जो रेखा खींची है इसको हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य। अब आप बताना, भूमि के मध्य में खींची, आप पृथ्वी को भूमि का टुकड़ा मानते हैं, भूमि के बिल्कुल मध्य में खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। और इसी को आप जो नामकरण करते हैं, इसको जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भू यानी भूमि के मध्य में खींची गई रेखा। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है इसके ऊपर है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। चर्चा करेंगे आगे जब अक्षांश और देशांतर देखेंगे विस्तार वाला। ठीक है, अब मैं कहूं कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर दिशा में ये जो गोलार्ध है, गोले का जो आधा भाग हमें प्राप्त हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। किस नाम से जानेंगे, इसे क्या कहोगे आप, उत्तरी गोलार्ध। किस नाम से जानेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और इस गोलार्ध, इसी के जो अक्षांश रेखा है आपकी, इसके बिल्कुल दक्षिण का जो भाग होगा उसे किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसे किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का अर्थ है कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश, या आप कहेंगे भूमध्य रेखा के आधार पर आपने पृथ्वी के कितने भागों में या कितने गोलार्धों में विभाजित किया है आपने, दो गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक कोई समस्या। अब दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूँ, उसमें मैं कह रहा हूँ कि सेम मेरे को यही डायग्राम है, ठीक है, गोल पृथ्वी पर, इस पर मेरे को वापस से दो गोलार्ध चाहिए, लेकिन इस बार शर्त क्या है, मेरे को ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार पर दो भाग करने हैं। अभी तो हमने किसके आधार पर किया, क्षैतिज रेखा के आधार पर। अब मेरी शर्त यह है कि मेरे को बिल्कुल खड़ी रेखा के आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांटना है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सा आसान सा है, आप क्या कीजिए, पृथ्वी को हमने दिया, हमने कहा ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसको हमें क्या है, ऊर्ध्वाधर आधार पर दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप कहेंगे सर पहले आपने बड़ी रेखा खींची थी, आप बिल्कुल आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल एक खड़ी रेखा है, आप बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से होकर ऐसे निकाल दीजिए। अब ये क्या हो गया, वापस से क्या हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया। पहले जो हमने विभाजन देखा था वो क्षैतिज आधार पे था, अभी हम क्या देख रहे हैं, लंबवत आधार पर हम देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, अब ये दिशा कौन है, इधर। तो आप कहेंगे सर इधर जो दिशा है वो कौन सी आपकी, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। और ये दिशा कौन सी आपकी, पश्चिम दिशा। और जो ये आपने बिल्कुल मध्य में जो रेखा खींची है इसे आप बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, इसी को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो इसका जो नाम है वो क्या है आपका, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की, लंदन की एक लैब है ग्रीनविच लैब, वहाँ के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, ग्रीनविच। यहाँ का विषय नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बिल्कुल मध्य में, पृथ्वी के मध्य में जो ऊर्ध्वाधर एक खड़ी रेखा हम खींचते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इसी में ध्यान देना, मैं कहूँ कि इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में जो ये गोलार्ध, जो हमें गोले का जो आधा भाग जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये कौन सा होगा, पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा भाग प्राप्त होगा, पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम का जो भाग है ये क्या होगा आपका, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध क्या होगा, पश्चिमी। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि टोटल गोलार्धों की संख्या कितनी है, अगर हम कहें कि भाई टोटल गोलार्ध हैं, गोलार्धों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए, हमने कहा गोलार्ध के आधार पर जब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा गोलार्ध, तो आप कहेंगे कुल गोलार्ध कितने आपके, 4। कुल गोलार्ध कितने आपके, 4। और इसमें भी आप विभाजन करेंगे, आप कहेंगे सर एक तो हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर, 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर। दूसरा आप कहेंगे सर 0 डिग्री देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर, 0 डिग्री देशांतर के आधार पर। आप कहेंगे सर इसके आधार पर हमने दो गोलार्ध देखे, एक तो हमने देखा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, एक हमने देखा कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा देखा आपने, दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर के आधार पर अगर बात करें तो आप कहेंगे सर एक कौन सा हमने देखा है, पूर्वी गोलार्ध, और एक आपने कौन सा देखा है, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा देखा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो टोटल क्या हो गए, आप कहेंगे टोटल कितने हो गए आपके, 4 गोलार्ध है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप इतना सा नोट करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, गोलार्ध के आधार पर डाली हेडिंग आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या डाली हेडिंग,
अच्छा, पहले डालो गोलार्ध के आधार पर। एक नंबर हेडिंग है, पहले ये लिख लिया था आपने, नोट डाउन कर लिया था, हाँ हो गया। गोलार्ध के आधार पर उसमें लिखेंगे गोलार्ध है, टोटल कितने हैं, 4 है। पहले ये जो व्हाइट वाला है ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। पहले जो व्हाइट में लिखा है ये आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद में डायग्राम दोनों बनाने हैं, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, ये लिखा नहीं क्या आपने? अच्छा, जिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिखा है पीछे वाला वो लिखें जल्दी से एक बार। ये 4 आधार हमने लिखे थे, पहले इसको लिखें। ये वाली चीजें हैं, आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप घर पर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने किया ताकि थोड़ी सी समझ आपको विकसित। व्हाइट वाला दिख रहा है, गोलार्ध है उनको। है तो पूछ सकते हैं मैसेज में, कमेंट्स करके। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना आप, है ना, गलत मत लिख। आपके टेलीग्राम ग्रुप में या आपके जो भी आ जाएगी, पर कोशिश करना डिटो अपनी भाषा में अपने हाथ से जल्दी आपको याद होगा, किसी दूसरे का लिखा को याद होगी। उसी किताब को अगर आपने को किसी कोने में, इसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और कहाँ पर गलतियाँ करवाते हैं, परफेक्ट है। जब तक आप कोशिश करना थोड़े दिन में आपको ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं हम, प्रधान यामोत्र, क्योंकि अक्षांश और देशांतर है, इसको समझने कितने हैं, टोटल अक्षांश कितने हैं, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी क्या होती है, उनकी लंबाई, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो लंबाई में कोई अंतर आता है नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको उसमें देखने को मिलती है। पर यहाँ पर नहीं, उसमें भी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे एक नाम और बोलते हैं आप, क्या नाम देते हैं, विश्वत रेखा। क्या नाम देते हैं, विश्वत रेखा। यहाँ पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो भूमध्य रेखा लिखा ना आपने, इसको, इसी को आप एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा। और जितनी भी मार्केट में किताबें आ रही हैं, जितने भी आप लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ नाम ही लिखवाया जाता है कि विश्वत रेखा कहा जाता है। कभी ये जानने का प्रयास किया इसे विश्वत रेखा क्यों कहा गया। जैसे हमने कहा भूमध्य रेखा, हमने यहाँ पर कहा भूमध्य रेखा, तो समझ आ रहा है भूमि के मध्य में खींची गई है। लेकिन कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हुआ, कभी ख्याल आया कि इसको विश्वत रेखा क्यों कहते हैं। हम्म? ध्यान देना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भाई जो विषु होता है ना, विषु, एक आप काफी बार पढ़ते हैं विषु। विषु का अर्थ क्या होता है कि भाई एक ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें जिसमें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि एक समान होती है। दिन रात अवधि है एक समान होती है, एक समान होती है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें उत्तरी गोलार्ध में भी दिन उतना ही घंटे का होगा जितना दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रात भी उतनी ही घंटे की होगी जितनी दक्षिणी गोलार्ध में। और ध्यान रखना, आपने ये भी सुना होगा कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। आपने इतना तो सुना ही होगा कि सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नई सीखने को मिल जाएंगी। एक तो हमने कहा बिल्कुल बीच में जो आपने रेखा खींची वो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक आप देखते हैं कि यहाँ पर देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और एक 23.5 डिग्री के आपके दक्षिणी अक्षांश रेखा। लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ, अगर नोट करना हो तो आप घर पे पीपीटी मिल जाएगी, उसमें कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये तो क्या आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इसके उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी कौन सी, उत्तरी, तो ये क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से, क्या कहते हैं उसे, कर्क रेखा। वैसे ही दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री आपका क्या है, दक्षिणी अक्षांश, इसे आप किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से, ठीक है। अब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण का मतलब है इसके उत्तर में जाते हैं तो कौन सा गोलार्ध लग जाता है आपका, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है आपका, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में कौन सा गोलार्ध है आपका, दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य इस 0 डिग्री के उत्तर दिशा में लंबवत चमकना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण। जब इसके दक्षिण में लंबवत चमकना शुरू होता है तो क्या कहते हैं, सूर्य का दक्षिणायन। अब एक तिथि आती है आपके, कभी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तिथि आती है 21 मार्च की। 21 मार्च को जो सूर्य है वो कहाँ पर लंबवत चमकता है आपका, इसी 0 डिग्री अक्षांश पर। जैसे ही 22 मार्च आती है तो सूर्य एक कदम उत्तरी गोलार्ध में रखते हैं। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, और एक तिथि आती है आपकी 21 जून। एक तिथि आती है आपकी क्या, 21 जून, क्या आती है 21 जून। और 21 जून को सूर्य है वो आपके कर्क रेखा के ऊपर लंबा चमकते हैं, किसके ऊपर लंबा चमकते हैं, कर्क रेखा के ऊपर लंबा चमकते हैं। जिस दिन आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाते हैं, और इसी दिन आप कहते हो कि अपने भारत में या उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है, क्योंकि सबसे लास्ट यहाँ पर लंबा चमक रहा है सूर्य। उसके बाद में जैसे ही 22 जून आएगी सूर्य वापस से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक तिथि आएगी आपकी 23 सितंबर, क्या आएगी,
23 सितंबर को ये वापस से सूर्य कहां पर विषुवत रेखा के ऊपर या 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर लंबवत चमकता है। जैसे ही 23 के बाद में 24 सितंबर आएगी, ये एक कदम दक्षिण की ओर रखेगा, यानी सूर्य का क्या होगा, दक्षिणायन होना शुरू होगा। और एक तिथि आती है 22 दिसंबर, क्या आती है, 22 दिसंबर। और इस 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर क्या होता है, लंबा चमकता है। ठीक है, अभी देखना, आप कहते हैं कि सर्दियों का समय होता है, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब देखो सर्दियों में सूर्य कहां पर चमक रहे हैं, यहाँ पर दक्षिण में। सूर्य दक्षिण में तो क्या है, इसकी किरणें लंबवत आ रही हैं, लेकिन उत्तर दिशा की जब बात करेंगे तो उत्तर दिशा में देखो सूर्य की किरणें क्या आ रही हैं, तिरछी आ रही है। और सूर्य की किरणों में जितना तिरछापन होगा तो दिन की अवधि छोटी होगी, और क्या होगा, सर्दियों का मौसम है, आपको देखने को मिलेगा। तापमान में क्या आती है, कमी आती है। वैसे अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। तो कहने का मतलब 21 जून आपका निकल गया, सूर्य यहाँ तक पहुंच गया, वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर गर्मियों का मौसम, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत आ रही है। इसलिए अपने उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रहा है, सर्दियों का मौसम। और एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य देखो यहाँ पर, आप कहेंगे सूर्य जब विषुवत रेखा पर लंबा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी जो सूर्य की किरणें एक समान जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या जाएंगी, एक समान। क्योंकि जो बिल्कुल मध्य में, जैसे ये आपकी रो है, इधर की रो है और एक रो इधर है, अगर मैं बिल्कुल बीच में खड़ा होता तो दोनों रो मेरे लिए बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर मेरा नजर जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस कोने में रहूं तो मेरी नजर है, हो सकता है कि उधर वाले बच्चों पे नहीं जाए, ज्यादा इधर रहे, ये बड़ा कोना रह जाए। तो कहने का अर्थ है जब सूर्य आपका 0 डिग्री पर लंबा चमकता है, तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या एक समान जाता है। और एक समान जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में भी दिन की अवधि एक समान रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। और ऐसी स्थिति कब बन रही है, एक तो 21 मार्च को, और एक आपकी कब बन रही है, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को 2 बार, मतलब विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 2 बार विषुव की स्थिति बनती है। किसके ऊपर बन रही है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर यह स्थिति बन रही है। और इसीलिए इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो ये विषुव की स्थिति बनती है, और इसीलिए इस रेखा को हम किस नाम से जान देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो कहने का अर्थ है कोई भी शब्द है अपने आप से रैंडम नहीं उठाया गया है, उसके पीछे रखने का कारण होता है। ठीक है, सारे का सारा। पर आज से पहले आप पढ़ते आ रहे हैं कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किताबों में भी लिखा है, टीचर भी बहुत सारे हैं, बस नाम लिखवा के चले जा रहे हैं कि विषुवत रेखा कहते हैं। उसके पीछे का लॉजिक किसी के पास नहीं। उसके पास और लॉजिक की अगर बात करें तो आपने कभी नोटिस किया, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो लास्ट 23.5 तक ही क्यों जा रहे हैं भाई, 25 भी चला जाए, 20 ही रह जाए, 23.5 ही क्यों, आधा क्या ले रहे हो, 23 ही रह जाए। बोल क्या आधे आधे में भटक रहे हो, आधा हटा तो 23 तक रह जाए। कभी नोटिस किया आपने कि 23.5 उत्तर में गया, 23.5 दक्षिण में, उसके बाद में वापस से लौटना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। हमने कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, और आपको ये भी पता है अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के झुकाव के साथ में, 23.5 डिग्री कोण के झुकाव के साथ में घूर्णन करती है। याद है, नहीं है, पढ़ते आ रहे हो छठी क्लास से कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो कहने का मतलब पृथ्वी यहाँ पर गोल गोल नहीं घूम रही है, पृथ्वी यहाँ पर गोल गोल घूम रही है, यहाँ पर जो अक्ष है ना, यहाँ पर पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ना कि यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, अब ये घुमाव क्यों आया, काफी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कोई भी चीज है, आपने बचपन में लट्टू को घुमाया होगा, खेले होगे। लट्टू नहीं तो मेले में वो प्लास्टिक वाली चक्री वक्री लेके आए होगे, जो बटन दबाते थे उसमें फिर वो घूमती थी, या छोटी छोटी वैसे आती है जो अंगुली से पकड़ कर घुमाते हैं। तो कभी भी आपने लट्टू को घूमते हुए देखा, जितनी ज्यादा स्पीड होती है वो बिल्कुल सीधा घूमता है या हल्के झुकाव के साथ घूमता है, सीधा घूमता है, देखना ध्यान से, हल्का सा झुकाव लेके फिर घूमेगा। बिल्कुल है, कोई भी चीज अपने अक्ष पर रोटेट होती है, घूर्णन करती है, तो स्थायित्व के लिए हल्का सा झुकाव लेना होगा। और आपको पता है कि पृथ्वी तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या हो रही है, घूम रही है, और इसीलिए हल्का सा झुकाव है। कई किताबें लिख देती हैं कि इधर से क्या हुआ, उल्का पिंड गिरे, उल्का पिंड गिरने की वजह से पृथ्वी क्या झुक गई। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक बैठता नहीं है। ठीक है, और यही एक कारण है कि 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही जो कर्क और मकर रेखा का जो निर्धारण है आप कहाँ पे करते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। और यही एक कारण है सूर्य 23.5 तक जाता है, उसे आगे नहीं जाता। हाँ, अगर ये झुकाव आपका 20 डिग्री होता तो कहाँ पर जाता, 20 डिग्री। अगर ये झुकाव होता आपका कितना, 30 डिग्री होता, तो कितना होता आपका कर्क और मकर रेखा, 30 डिग्री। लेकिन ये झुकाव कितना है आपका, 23.5 डिग्री। इसलिए कर्क और मकर रेखा का निर्धारण भी आप कहाँ करते हैं, 23.5 डिग्री पर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इतनी बात होगी आपकी। हमने ये वाला चीज़ है, ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो घर पे बना लेना। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये वाला डायग्राम देख लिया है, पूरा हो गया है। अब बात आती है कि भाई अगर हम दोनों गोलार्धों को मिला दें, मतलब आपके अक्षांश रेखा के आधार पर और देशांतर रेखा के आधार पर, तो टोटल गोलार्ध कितने प्राप्त होंगे आपको, 4। कितने होंगे, 4। अब हेडिंग डालिए कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की, राजस्थान की स्थिति। अब ध्यान देना, जब आप गोलार्ध की बात करेंगे तो हमें 4 भागों में इसको क्या करना है, विभाजन करना है। आप कहेंगे सर एक तो आप अक्षांश रेखा के आधार पर कर दीजिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, और एक आप देशांतर रेखा के आधार पर कर दीजिए इसका विभाजन। मध्य में नहीं आया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये 4 गोलार्ध हैं। आपकी दिशाओं की अगर बात करें तो आप कहेंगे ऊपर कौन सी है, उत्तर दिशा है, नीचे कौन सी आपकी दक्षिण दिशा है, इधर आपकी कौन सी पूर्व दिशा है, और इधर आपकी कौन सी है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ग्लोब के आधार पर या मानचित्र के आधार पर जब आप बात करते हैं तो भारत की स्थिति है, और भारत के अंदर ही क्या है आपका राजस्थान है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों में एक राज्य आपका क्या है, राजस्थान है। ठीक है, अब जब बात करते हैं भारत की, तो आप कहेंगे सर भारत की स्थिति को जो मैप में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको भारत है वो नजर आएगा। यहाँ पर भारत नजर आएगा, और आपको पता है इसी भारत का जो आपका उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है यही आपको क्या है, यहाँ पर जो आपका राजस्थान का जो पार्ट है वो नजर आएगा। जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका क्या है, राजस्थान। तो आप कहेंगे ये जो पार्ट है ये क्या है आपका राजस्थान का है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या है आपका, ये राजस्थान है। अब एक बात बताना, अगर राजस्थान को छोड़िए अगर भारत की अगर हम बात करें, अब एक 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये आपकी क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश के राजस्थान है या आप कहें भारत है, उत्तर में है या दक्षिण में है? उत्तर में है दक्षिण में? इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसके उत्तर में है दक्षिण में? उत्तर में। तो आप क्या कहेंगे कि राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में? तो आप कहेंगे सर अक्षांश रेखा के आधार पर अगर हम बात करते हैं, अक्षांश रेखा के आधार पर, तो भारत है वो इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अब दूसरा आधार मैं पूछ रहा हूँ कि आपका 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अब इस 0 डिग्री देशांतर के भारत पूर्व में है पश्चिम में है? अब देखो इसके आप देखेंगे तो भारत है या राजस्थान है, इसके पूर्व दिशा में है पश्चिम में है? तो इधर देखो आप कहेंगे सर ईस्ट दिशा, इधर कौन सी दिशा आपकी, पूर्व दिशा। और देशांतर रेखा के आधार पर जब बात करेंगे तो आप कहेंगे राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? अगर देशांतर के आधार पर अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान की अगर बात करें तो कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। या फिर मैं संयुक्त रूप से एक शब्द लिख सकता हूँ, एक लाइन लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर आप एक साथ ही इसको लिख दीजिए कि भारत सॉरी राजस्थान है, राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो या तो एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, ठीक है, सीधा सा कि भाई राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में? तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है। और देशांतर के आधार पर बात करें तो आप कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके कहाँ है, पूर्व में। और संयुक्त रूप से आप कहें तो आप कहेंगे कि सर राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये दिशा जो है ये आपकी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका क्या है, राजस्थान हमें क्या आएगा, नजर आएगा। किसके आधार पर? ग्लोब के आधार पर, या हम कहें कि आपके गोलार्ध के आधार पर जब स्थिति देखते हैं तो राजस्थान की कौन सी होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अभी तक ये देखा, इसमें कोई भी डाउट आपको? हमने कहा गोलार्ध के आधार पर हमने 4 गोलार्ध बांटे। 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर हमने उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर लंबवत रेखा के आधार पर हमने कहा पश्चिमी गोलार्ध और आपका पूर्वी गोलार्ध। और जब राजस्थान की स्थिति जब देखते हैं तो कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। और संयुक्त रूप से आप कह सकते हो राजस्थान कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप बनाइए और इसे लिखना है एक बार, फिर मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ इसको। बनवारी, मेरा नाम अंकित कुमार है, अंकित कुमार यादव। ठीक है। और बता देता हूँ अपने बारे में जानकारी कि काफ़ी 2 साल 3 साल दिल्ली रहा हूँ। दिल्ली में 2 बार यूपीएससी आईएएस के अटैम्प्ट दिए हैं, मेंस लिखा है। उसके बाद में आरपीएससी है, आरएस का जो एग्जाम है वो दिखे, 3 बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ। ठीक है। और एक बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, इस बार वापस से मेंस लिखा है, इस बार वापस से देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है। एक लंबा समय है जो सिविल सेवा में गुजरा है, सब्जेक्ट विशेष की है। समस्या एक ही होती है कि मेरे से शॉर्ट में नहीं पढ़ाया जाता। तथ्यात्मक जानकारी है वो अकेली कहीं कहे ना कि भैया चीज़ कैसे तो जरूरी है। इकोनॉमी पॉलिटी वगैरह सब पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट नहीं है, अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है कि भाई जो नहीं पढ़ा आप होती हैं। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हिंट आएगा, नहीं यार मैं गलत पढ़ रहा था पहले। एक फोटोग्राफिक मेमोरी रोजाना उसमें लिखा हुआ रहेगा, ये सारी जीभ है बोल हिलना बंद हो जाती है, वो आपका 1 सेकंड में। और जो चीज़ नहीं याद होता है, जो तथ्यात्मक जानकारी है, ठीक है, तो उसे टहल कर पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत से विद्यार्थी हैं जो क्रांतिकारी विचारों के हैं तो वो अंदर भी लेके हो रही है आजकल, आपका रहना कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देश है उसके ऊपर, और ऊपर से घंटे का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने भी क्या कर दिया, उस पर न्यूज़पेपर देखते पढ़ते धीरे धीरे पर। तो गोलार्ध के आधार पर हमने कह दिया कि जो राजस्थान है क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। दूसरा हमने लिखा दिशा के आधार पर और कोण के आधार पर। दिशा के आधार पर, कोण के आधार पर, दोनों को हम एक साथ देखेंगे। तो आगे हेडिंग डालना दिशा एवं कोण के आधार पर, दिशा एवं कोण के आधार पर, दिशा एवं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे दिशा के आधार पर, अगर हम कहें कि दिशा की अगर बात करते हैं तो दिशाओं में आपको पता है एक पैटर्न तो हमने पहले बनाया। हमने कहा एक तो दिशाओं का पैटर्न क्या बनता है, ये तो क्या है, 4 आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं। क्या होती है? 4 मुख्य दिशा। एक आपकी कौन सी, उत्तर दिशा है, एक आपकी दक्षिण है, एक आपकी कौन सी, पूर्व दिशा है, और एक आपकी कौन सी है, पश्चिम दिशा है। ये 4 तो आपकी क्या होगी, मुख्य दिशाएं।
इन मुख्य दिशाओं को भी 4 गौण दिशाओं में आप क्या करते हो, विभाजन करते हैं। 4 गौण दिशाओं की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 4 गौण दिशाओं में ये दिशाएं हमें प्राप्त होंगी। 4 गौण दिशाएं, जैसे ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इन दोनों के बीच में है, तो इस दिशा को आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर ये कौन सी, उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको दिशा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कहेंगे सर उत्तर और पश्चिम है, तो आप कहेंगे सर ये नॉर्थ और वेस्ट है, आपकी दिशा आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी दक्षिण पश्चिम है, तो आप कहेंगे साउथ वेस्ट है, वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर दक्षिण पूर्व है, तो ये साउथ ईस्ट है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का अर्थ है 4 तो आपकी क्या होगी, मुख्य दिशाएं होगी। 4 क्या होगी आपकी मुख्य दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये पैटर्न हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप अपनी मन मर्जी से इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व पश्चिम नहीं कर सकते। ये पैटर्न हमेशा एक जैसा ऐसा ही रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी गौण दिशाओं की बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण आपका पूर्व, ठीक है। अब ये तो होगी आपकी दिशाओं की बात। अगर कोण की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा जो आपका शब्द लिखा है कोण के आधार पर, देखो कोण की अगर बात करते हैं तो कोण क्या होता है, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में एक कहते हैं 90 डिग्री का कोण, आप 90 डिग्री, क्योंकि मेन जो आदर्श जो कोण माना जाता है, किसको माना जाता है, 90 डिग्री को। बाकी तो बहुत सारे कोण होते हैं, 30 डिग्री है, 0 से लेकर 180 और फिर 360 तक बहुत सारे कोण मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आदर्श कोण की अगर हम बात करते हैं, तो आदर्श कोण जैसे ये है आपके, हमने 4 दिशाएं देखी। ऊपर कौन सी, उत्तर दिशा है, नीचे कौन सी आपकी दक्षिण दिशा है, ये कौन सी आपकी पूर्व दिशा है, और इधर आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब ध्यान देना, इन चारों दिशाओं को आपस में जब मिलान करते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। इधर भी देखेंगे तो एक कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी कोण है 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी आपको क्या है, एक 90 डिग्री का कोण। तो इस फॉर्मेट में टोटल आपको कोण कितने नजर आ रहे हैं 90 डिग्री के आधार पर, 4 कोण। कितने कोण याद आ रहे हैं, 4। अब इसी को हम कहें कि भाई आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व दिशा में जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस कोण को आप किस नाम से प्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे, या कौन सा नाम इसको आपने दिया है। तो ऐसे ही टोटल एक कोण तो आपका ये हो जाएगा, एक कोण ये, एक कोण इधर, और एक कोण आपका ये। तो टोटल आपको 4 कोण है वो प्राप्त होंगे। कितने कोण प्राप्त होंगे, 4 कोण। इन चारों कोणों का आपने नामकरण किया है, और नामकरण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, ये जो कोण है इसको आपने क्या नाम दिया है, ईशान कोण। क्या नाम दिया है, ईशान कोण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईशान कोण कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व दिशा में जो कोण बनता है वो कौन सा है आपका, ईशान कोण है। वहीं पर अगर आप कहें कि भाई सर उत्तर और पश्चिम में जो ये कोण बनेगा, इसको आपने जो वायव्य नाम दिया है, क्या दिया है, वायव्य। क्या नाम दिया है, वायव्य कोण। इसको आप कोण भी लिख सकते हैं, कोण। ये कौन सा होगा, वायव्य कोण हो गया। और अगर आप बात करें दक्षिण पश्चिम की, तो ये कौन है, ये आपका नृत्य कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, नृत्य कोण, नृत्य कोण, ठीक है। और पूर्व आपका दक्षिण और पूर्व में जो ये कोण बनेगा, इसको आप किस नाम से जानते हैं, आग्नेय कोण के नाम से, आग्नेय कोण। तो कोणों की अगर बात करते हैं तो टोटल कोण कितने, 4, ठीक है। आपका ईशान कोण, वायव्य कोण, नृत्य कोण, आपका आग्नेय कोण। दिशाओं की बात करें, उत्तर पूर्व में ईशान, उत्तर पश्चिम में वायव्य, दक्षिण पश्चिम में नृत्य, दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण। कोई डाउट इसमें, ठीक है। दिशाओं की बात करें तो मुख्य दिशा आपकी कितनी हो गई, 4, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। गौण दिशाओं की बात करें तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। कोई डाउट इसमें, ये एक बार ये फॉर्मेट आप नोट कीजिए, फिर हम इसको देखेंगे मैप में कि राजस्थान की स्थिति जो मैप के आधार पर है, वर्ल्ड में कौन सी है, एशिया महाद्वीप में कौन सी है, और आपकी भारत में कौन सी है। इनको पॉइंटों में लिखवाने की आवश्यकता है, समझ जाएंगे। नहीं, कहीं अगर किसी विद्यार्थी को लगा सर आपको पॉइंटों में लिखवाना चाहिए कि भाई उत्तर पूर्व में ईशान कौन है, और ये, हाँ बता देना। अगर कोई भी डाउट है कि सर दिक्कत आ रही है तो पॉइंट में लिखवाना है तो पॉइंट में लिखवा देना। हाँ, क्योंकि डायग्राम फॉर्मेट इसलिए बनाया जाता है कि डायग्राम फॉर्मेट जल्दी याद होते हैं, ठीक है। ये देखो नक्षत्र पे मैं बताऊंगा, एक बार रुक जाइए आप। जैसे आपने क्या कि आप जब देखते हैं ना वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र में इनका ज्यादा प्रयोग होता है। आग्नेय कौन है, आग्नेय अग्नि से लिया है, ईशान कौन है, जैसे वायव्य कौन है, इसका जो वायु है, वायु कौन है, उससे लिया गया है। इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। जो आपका जो वास्तुशास्त्र होता है ना, उसमें भी गृह शास्त्र होते हैं, उसमें आप देखना बहुत सारे जो लोग हैं वो इनका बहुत पालन करते हैं। जब भी आप रसोई घर वगैरह आप देखते हैं ना, तो उसमें आग्नेय यानी अग्नि से संबंध होते हैं। कभी भी आपका जो घर होता है, घर में जो ये पूर्व और जो आपके क्या होते हैं, दक्षिण और पूर्व दिशा है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के आधार पर, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे पंडित वगैरह आते हैं, यहाँ पर अगर आपने पानी का टैंक बना दिया, तो आपका वास्तुशास्त्र क्या हो गया, खत्म। क्योंकि जो कोण है आपका अग्नि के रूप में जलना चाहिए, वहाँ पर आपने पानी डालकर क्या कर दिया, शांत कर दिया। वैसे ही ईशान कोण है, मंदिर के लिए माना जाता है कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका मंदिर, ईशान कोण में आपका क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ऐसे क्या है कि अलग अलग वास्तुशास्त्र में, अपने वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वास्तुशास्त्र में इनका विशेष रूप से क्या है, ध्यान रखा जाता है। खुद का ही नुकसान करोगे, मुद्दे उठा लाओ आप, हैं? ठीक है। मैं वर्ड का मैप है वो बना रहा हूँ, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो एक आसान सा मैप और बनाऊंगा, तो जो भी आपको पसंद आए वो आप बना लेना, ठीक है।
पैमाने पे आधारित नहीं है, बस कुछ-कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है? अब ध्यान देना, हमने कहा कि एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक हमने नाम दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ध्यान देना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम जब ड्रॉ करें, तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे सर आपने ये जो एक रेखा खींची है वो क्या है? अब एक बात है, ये रेखा मैंने खींची भारत के दक्षिण से खींचूँगा या उत्तर से खींचूँगा? ये भारत है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं 0 डिग्री इसके दक्षिण में खींचूँ या उत्तर में खींचूँ? उत्तर में खींचेंगे तो भारत दक्षिण गोलार्ध में आ गया। ध्यान रखना थोड़ा-सा क्या हमें खुद की समझ है वो भी काम में लेनी है, ठीक है? आपको पता है 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। और इसके उत्तर में कौन-सा गोलार्ध है आपका? उत्तरी गोलार्ध है, कौन-सा है? उत्तरी गोलार्ध है। और इसके दक्षिण में कौन-सा आपका? दक्षिणी गोलार्ध है नहीं है? और आपको पता है भारत कौन से गोलार्ध में है? तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत पैमाने पे आधारित नहीं है, बस कुछ-कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है? अब ध्यान देना, हमने कहा कि एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक हमने नाम दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ध्यान देना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम जब ड्रॉ करें, तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे सर आपने ये जो एक रेखा खींची है वो क्या है? अब एक बात है, ये रेखा मैंने खींची भारत के दक्षिण से खींचूँगा या उत्तर से खींचूँगा? ये भारत है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं 0 डिग्री इसके दक्षिण में खींचूँ या उत्तर में खींचूँ? उत्तर में खींचेंगे तो भारत दक्षिण गोलार्ध में आ गया। ध्यान रखना थोड़ा-सा क्या हमें खुद की समझ है वो भी काम में लेनी है, ठीक है? आपको पता है 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। और इसके उत्तर में कौन-सा गोलार्ध है आपका? उत्तरी गोलार्ध है, कौन-सा है? उत्तरी गोलार्ध है। और इसके दक्षिण में कौन-सा आपका? दक्षिणी गोलार्ध है नहीं है? और आपको पता है भारत कौन से गोलार्ध में है? तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के दक्षिण में होगी तभी तो भारत उत्तर में आएगा। तो कहने का मतलब इसके दक्षिण से खींचेंगे तभी तो भारत इसके उत्तर में आएगा, तभी तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। अगर इसके उत्तर में यहाँ पर अगर खींच दी तो भारत दक्षिण गोलार्ध में चला गया, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है? दूसरी हमने रेखा खींची, एक आप कहेंगे सर एक रेखा आप खींच दीजिए, बिल्कुल यहाँ से मध्य से लंबवत रेखा, इसको आपने क्या नाम दे दिया? आप कहेंगे ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या होगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है? और इधर इसका क्या है? पूर्वी गोलार्ध। इधर क्या पड़ेगा आपका? पूर्वी गोलार्ध। इधर इसका क्या पड़ेगा? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। अब ध्यान देना, अब दिशाओं की भी अगर आप बात करें, अगर आपसे कहा कि भाई दिशाओं की भी अगर हम बात करें, तो ऊपर की तरफ ये कौन सी उत्तर दिशा है आपकी? ये कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर दिशा है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे कौन सी दिशा है आपकी? दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। इधर आप कहेंगे सर ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और ये कौन सी आपकी? पूर्व दिशा। कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं होना चाहिए अभी तक। अब एक बात बताओ, अब ये तो भारत है और भारत में आप कहेंगे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? राजस्थान का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे ये जो पार्ट आपका है ये कौन सा है आपका? ये राजस्थान। ये क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? राजस्थान आपको। अब ध्यान देना, राजस्थान की अगर दिशा की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये क्या है? दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा है। ये क्या है आपकी? पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा। अगर हम कहें कि दिशा के आधार पर बात करें तो राजस्थान आपको कौन सी दिशा में? आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन पड़ेगी, और ये डायरेक्शन कौन सी आपकी? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो आप कह सकते हो कि जो राजस्थान है, राजस्थान विश्व के मानचित्र में जो राजस्थान है वो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है? और कोण की अगर बात करें तो आपको पता है उत्तर पूर्व दिशा में कोण कौन सा था आपका? ईशान कोण था, वायव्य कोण था, कौन सा था? तो आप कहेंगे यहाँ पर कोण की अगर बात करें तो कौन सा था? ईशान कोण। किस कोण में है? ईशान कोण में। चतुर्थांश की अगर बात करें तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश, फिर मैं समझाऊंगा इसको। किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। देखो चतुर्थांश क्या होता है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक ग्राफ ग्राफ आता था, ग्रीन ग्रीन लाइन होती थी, छोटे डब्बे होते थे, बड़े डब्बे, ठीक है? उसमें आप लिखते थे, इधर एक्स लिखते थे, माइनस एक्स लिखते थे, इधर वाई लिखते थे, इधर माइनस वाई लिखते थे, याद आ रहा है कुछ? ठीक है? और उसी में फिर आप क्या है? ग्राफ बनाते थे। चतुर्थांश का मतलब है किसी भी भाग का चौथा चौथा पार्ट। जैसे हमने कहा ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमें 4 भागों में बांटना है, तो आपने कहा कि सर एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची और एक आपने 0 डिग्री
देशांतर रेखा खींची, तो पृथ्वी को आपने 4 बॉक्स में बांट दिया। 4 बॉक्स यानी पृथ्वी के 4 भाग कर दिया आपने, तो चतुर्थांश। और इसमें भी क्या होता है, आप मन मर्जी से चतुर्थांश नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा। इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। ये वाला जो कोण होता है, यहाँ पर ये चतुर्थांश होता है, प्रथम होगा आपका। यहाँ पर जो चतुर्थांश बनेगा वो क्या है, दूसरा। यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, तीसरा। और यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा होगा, चौथा। ठीक है। अब आपको पता है ऊपर कौन सी नॉर्थ, नीचे कौन सी है साउथ, इधर क्या है आपका ईस्ट और इधर क्या है वेस्ट। और आपको ये भी पता है राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी ईशान कोण में, तो चतुर्थांश कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश। तो अगर हम बात करें कि विश्व के मानचित्र में राजस्थान है कौन से चतुर्थांश में पड़ता है, तो आप कहेंगे कौन से में, प्रथम में। दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा, कोण की बात करें तो ये कोण कौन सा था, ईशान कोण था। कोई डाउट इसमें? तो एक तो ये डायग्राम है पीछे वाला, ऐसा बनता है तो ऐसा बना लीजिए, नहीं तो सिंपल सा जो डायग्राम है जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप ऊपर तो लिख लेना विश्व मानचित्र में, और ऐसा डायग्राम बना लेना, इधर नॉर्थ कर देना, इधर साउथ, इधर ईस्ट, और इधर क्या कर देना, वेस्ट। इसको आप बोल देना 0 डिग्री अक्षांश, इसको लिख देना 0 डिग्री देशांतर। और यहाँ पर आप कह देना ये क्या आपका राजस्थान है, और यहीं पर आप लिख देना दिशा कौन सी है, कोण कौन सा है, और आपका चतुर्थांश कौन सा है। समझ गए? या तो आप सिंपल सा ये डायग्राम बना सकते हैं, इसमें 4 लाइनें खींची और यहाँ पर आपने दिखा दिया कि एक कोई भी राजस्थान का मैप बना देना, या फिर यहाँ पर एक राउंड कर देना जिसको आप कहते हैं ये क्या है, राजस्थान है। और ये क्या है, इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा, कोण कौन सा हो जाएगा, ईशान कोण, और चतुर्थांश कौन सा, प्रथम। अगर जिससे ये बन पाता है तो वो आप ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इस पे रोकूं या उस पे रोकूं, ये बताइए मेरे को। इस पे रोको पहले, आप पहले इस पे रोक देता हूँ, इस पे जिसको बन रहा है वो जल्दी से इस पे बनाए, उसके बाद में आगे वाले पे चल रहे हैं। में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये बने तो ठीक है, नहीं तो पहले जो आपने जो डायग्राम बनाया था सेम वैसे बना लेना। ठीक है, इसमें केवल एशिया महाद्वीप बना रहा हूँ मैं, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, और एशिया महाद्वीप का जब विभाजन आप देखेंगे, इस प्रकार से जब इनको बराबर 4 भागों में बांटेंगे चतुर्थांश में, तो आपको पता है ये बड़ा, अब इंडिया में ये बड़ा जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान का, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। यहाँ पर ध्यान रखना कर्क और ये आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर नहीं बांटे हम इसको, इसको एशिया महाद्वीप को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। तो ये रेखा है तो ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो नीचे से जा रही है। ये तो हमने कहा एशिया महाद्वीप को 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपको राजस्थान देखने को मिलेगा यहाँ पर। पैमाने पे आधारित नहीं है, इतना अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसा बन रहा है वैसा आप समझ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो आप कहेंगे ये देखो, ये प्रथम चतुर्थांश है आपका, ये कौन सा, सेकंड, और ये कौन सा हो गया, थर्ड। तो आप कहेंगे सर राजस्थान है कौन सी, एक तो थर्ड तो किस में आ गया, चतुर्थांश में, इसमें आ गया, थर्ड चतुर्थांश में। दूसरी अगर बात करें तो ये कौन दिशा कौन सी है ये आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये कौन सी आपकी नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सी दिशा है आपकी। तो दिशा की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर दिशा जो होगी नीचे की तरफ देखो, ये कौन सी उत्तर दिशा है आपकी, ये कौन सी दक्षिण, ये कौन सी आपकी पूर्व, और ये कौन सी पश्चिम। तो ये दिशा जो होगी आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कोण की अगर बात करते हैं तो ये कौन कौन सा है, ईशान कौन कौन सा है, ईशान कौन, ये कौन सा था आपका वायव्य कौन, और ये कौन कौन सा हो जाएगा, नृत्य कौन। कोण की अगर बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया आपका, नृत्य कौन। कौन सा कोण हो गया, नृत्य कौन हो गया। ठीक है, ये आप इसमें भी चाहो तो लिख सकते हो, चतुर्थांश है, और साउथ ईस्ट इसकी दिशा है, और आगन ये कौन है। तो एशिया महाद्वीप में स्थिति बदली नहीं बदली। जहां पर हमने कहा कि विश्व मानचित्र में जो राजस्थान था वो कहाँ पे था आपका,
प्रथम चतुर्थांश उत्तर पूर्वी दिशा में और ईशान कोण में। वहीं एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति क्या हो गई, तीसरा तो चतुर्थांश आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा आ गई, और क्या हो गए, नृत्य कोण हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा तो सीधा सा आप ऐसा बना लेना सीधा, और यहाँ पर राजस्थान करके सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, भारत में राजस्थान की स्थिति की अगर बात करते हैं, पैमाने पे आधारित नहीं है, वैसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। और राजस्थान की स्थिति अगर देखेंगे भारत के मानचित्र में, तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको राजस्थान है, ये वाला जो पार्ट है आपको, यहाँ पर आपको क्या है, राजस्थान देखने को मिलेगा। यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। ठीक है, और आपको पता है कि भाई कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल लगभग क्या है, मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की अगर बात करें तो बिल्कुल लगभग आप कहेंगे मध्य से होकर, थोड़ा सा भाग है आपका राजस्थान से भी जाता है इसका, तो थोड़ा सा डूंगरपुर बांसवाड़ा का पार्ट है, थोड़ा सा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और बिल्कुल मध्य से आप कह सकते हैं कि कौन सी आपकी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, इधर से जाती है लगभग आपकी। ठीक है, अब कोणों की अगर बात करें, चतुर्थांश की अगर बात करते हैं इस मानचित्र में, तो ये कौन सा आपका फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट आपकी दिशा है, और कौन कौन सा है आपका ईशान कोण है। इधर की अगर बात करते हैं तो इस कोण कौन सा हो गया आपका, ये कोण आपका हो गया वायव्य कोण। ठीक है, दिशा की अगर बात करते हैं तो दिशा कौन सी हो गई है, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। और कोण की अगर चतुर्थांश की अगर बात करें तो कौन सा चतुर्थांश हो गया, सेकंड। ठीक है, ये आपको पता ही है कौन सा हो गया आपका थर्ड चतुर्थांश हो गया आपका, साउथ वेस्ट दिशा हो गई, और ये क्या है, नृत्य कोण हो गया। इधर की अगर बात करें तो आप कहेंगे चतुर्थ है वो जो चतुर्थांश है वो, और साउथ ईस्ट आपकी दिशा हो गई, और आग्नेय यहाँ पर क्या हो गया, कौन। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि भारत के मानचित्र में जो स्थिति है वो क्या हो गई है, बदल चुकी है। उत्तर ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण दिशा है, ये आपकी कौन सी पूर्व दिशा है, और ये कौन सी आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो ध्यान रखना विश्व के मानचित्र में आपके एशिया महाद्वीप में और भारत में तीनों स्तर पर इसकी स्थिति है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की जो स्थिति वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या देखना है, राजस्थान की स्थिति का पार्ट यहाँ पे समाप्त। उसके बाद में देखना है हमें राजस्थान का जो विस्तार है वो क्या है, उसके बारे में। सकते हैं पेपर में जो प्रमुख इकोनॉमी वगैरह और ऐड होती है उसका ध्यान रखना है। में आ रही भी अच्छा खासा देखने को इसे कितने बजे तक हो। अब ध्यान देना, राजस्थान के विस्तार की अगर बात करते हैं तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है जो आपसे गलती करवाते हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, पढ़ भी चुके हैं, और जैसे सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही आसान सा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन दे देगा उसमें आपको ए, बी, सी, डी, और आजकल ई ऑप्शन और आता है आपका अनुत्तरित। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर शामिल नहीं करते, अपने को तो आंसर देखना है। ठीक है, इसमें पहला दे दिया आपको से 12 डिग्री और मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 30 डिग्री 3 साउथ से 30 डिग्री 12 नॉर्थ। आपका तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 23 डिग्री 03 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 नॉर्थ। और डी ऑप्शन दे दिया आपका 23 डिग्री
30 मिनट आपका साउथ, या इसमें नॉर्थ कर लीजिए, नॉर्थ से 30 डिग्री 12 साउथ। इससे आसान क्वेश्चन देखते ही आपको लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन तो क्या होगा, ठीक है। अगर इसके आंसर की अगर बात करें कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या होगा, इसमें पहला है आपका 23, आपका इतना तो पढ़ाई होगा आपने थोड़ा बहुत। ऐसा है कि पहली बार ही राजस्थान कौन पढ़ रहा है, पहली बार ही किताब बस कि भाई राजस्थान आज पहली बार ही पढ़ेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी, इससे पहले देखी नहीं। ऐसा कहो सर याद नहीं है, छठी क्लास में 7वीं क्लास में आरबीसी की किताबें चल जाती हैं, तो वहाँ से तो पढ़ी है आरबीसी की किताबें। हाँ ये कहो ना कि देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है साक्षर, एक तो होता है साक्षर, ध्यान देना, एक होता है साक्षर और एक होता है शिक्षित। दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग हैं। एक शब्द आता है साक्षर, एक आता है शब्द शिक्षित, दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग होते हैं। क्या अंतर है? जैसे अपन कहते हैं ना 2000 जो 11 की जनगणना है उसमें अपन कहते हैं कि भारत की जो 84% के आसपास क्या है, साक्षरता दर है, ठीक है। तो साक्षरता आपको कहे कि आपको साक्षर बनना है, शिक्षित बनना है, तो क्या बनना है आपको इसमें? शिक्षित। ध्यान रखना, साक्षरता का अर्थ ये नहीं है कि भाई 74 मतलब 100 में से 74 लोग साक्षर हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारों के सारे सभी के पास में एमए की डिग्री है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, जरूरी नहीं। साक्षर का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सामान्य जो हिंदी भाषा है, जो भी स्थानीय भाषा वो पढ़ पाए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ पाए, कोई भी समाचार पेपर है वो पढ़ पाए और अपना नाम लिख सके, वो क्या है? साक्षर। वो क्या होता है? साक्षर। शिक्षित का अर्थ यह है कि जो अच्छे कोई विषय की आपकी अच्छी पहचान रखता हो, विशेषज्ञता रखता हो किसी विषय की, जैसे कोई ज्योग्राफी में अच्छा पढ़ा लिखा है, जैसे आप एमए करते हैं या बीए करते हैं, उसमें सब्जेक्ट लेते हैं नहीं लेते, 12वीं भी लेते हैं, उसमें आप कहेंगे सर मेरे हिंदी थी या पॉलिटी थी या ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, तो कहने का अर्थ है कि उन 3 सब्जेक्ट में आप क्या करोगे? विशेषज्ञता प्राप्त करोगे। वो बात अलग है कि आज हम बीए एमए करके भी साक्षर ही हैं, शिक्षित नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10वीं 12वीं पास कर दी हमने और ये सारी चीज़ें आप ही है ना कि ये लक्षण किसके हैं? साक्षर के, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि साक्षरता अलग होती है, शिक्षित अलग होता है, ध्यान रखना। शिक्षित अभी आपको क्या होना है? शिक्षित होना है। साक्षर तो वो भी है गांव में जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो लिख पा रहा है या अपने साइन कर पा रहा है या कोई पढ़ पा रहा है, वो भी क्या है? आपका साक्षर है। तो कहने का मतलब है जो 74% जो साक्षर का मतलब ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि भाई यहाँ पर जो आपके जो पूछा जाता है जो क्वेश्चन, तो उसमें अगर मैं आपको बता देता हूँ, एक विस्तार में बता देता हूँ, ये राजस्थान है, सबसे नीचे यहाँ पर सबसे नीचे एक रेखा जारी है यहाँ से राजस्थान के कौन सा बोरकुंड से होकर, बोरकुंड गाँव है आपका वहाँ से, और यहाँ पर एक रेखा जारी है वो 2303, ठीक है। और एक सबसे ऊपर जो जारी है आपका कोणा गांव है जो गंगानगर का, वहां पर कौन सी 3012। अब तय आपको करना है कि ये, अब मैंने बता दी सबसे नीचे वाला यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाके खत्म होती है। अब तो आंसर दे दो कौन सा होगा? सी। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको भी ये कर दूं, अब बताओ, ध्यान देना, पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है जहां जहां पर एस लिखा है, साउथ लिखा है, दक्षिण लिखा है, उसको बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत से जितनी भी अक्षांश रेखा जाएंगे वो सारी की सारी कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा होंगे। तो जहां भी पहले आपको लगे कि एस लिखा है या दक्षिण लिखा है, तो सबसे पहले तो उनको बाहर कर देना। जहां जहां दक्षिण लिखा होगा, एस लिखा होगा, उनको आपको क्या कर देना है? बाहर कर देना। दूसरी बात, इस चीज पे ध्यान रखना, 23 डिग्री 03 और 23 डिग्री 3, ध्यान रखना, ये जो आपके जो डिग्री और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ये गोला लिखा है, इसको बोला जाता है डिग्री। क्या बोला जाता है? डिग्री। और ये घंटे को प्रेजेंट करती है, जो 1 घंटा होता है ना उसको प्रेजेंट करती है। उसके बाद में जब आप एक कोमा लगाते हो, ये मिनट को प्रेजेंट करती है। किसको प्रेजेंट करती है? मिनट को। और एक आगे डबल कोमा और लगती है इसके आगे, एक जो भी डिजिट आती है वो किसको प्रेजेंट करती है? सेकंड को। किसको प्रेजेंट करती है? सेकंड को। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो ये कहना चाह रहा है ना, यहाँ पर है, तो ये कह रहा है कि 3 मिनट, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 3 मिनट की। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 30 मिनट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 30 मिनट की। तो दोनों एक ही है या अलग अलग हैं? लगभग 27 मिनट के आसपास का अंतर देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, पेपर में ये गलतियां करवा लेगा। यहाँ पर जल्दबाजी में वहां पर लिखेगा 23 डिग्री 30 3 लिख देगा, 30 भी नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा 23 डिग्री 3 लिख देगा। 3 के आगे आप जीरो भी लगा सकते हैं, 3 का मतलब तो 30 ही होता है। आगे 3 के आगे पॉइंट के आगे अगर आपने 3 लिख दिया है, तो 3 के आगे का मतलब आगे जीरो हो सकता है। तो किसको प्रेजेंट कर रहा है? 30 को। और यहाँ पर अगर आपने 0 3 कर दिया, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा? 3 को प्रेजेंट करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपसे पेपर में करवा सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जहां जहां दक्षिण आए, साउथ आए, ठीक है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले बाहर करना है। क्योंकि आपको पता है कि भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और भारत के अंदर से जितनी भी क्षैतिज रेखा, अक्षांश रेखा, सारी की सारी उत्तरी होंगी, कोई भी दक्षिणी। जब दक्षिणी तब होती है जब भारत की स्थिति कैसे होती है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है, और भारत ऐसे होता है ना, ऐसे आधा नीचे दक्षिण में होता है और आधा उत्तर में होता है, तब ये क्या होता है आपका? ये होता है, ठीक है, तब ये आपको देखने को मिलता है। और अभी क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो सारी की सारी उत्तरी होंगी, उसमें भी 0 3 आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का समय भी हो गया है, तो बाकी सब चीजें हम कल करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है, चलिए।